जब से सम्राट सरकार बनी है, यानी कि नीतीश कुमार का युग समाप्त हुआ है, तब से अब एक सवाल बार-बार उठ कर के सामने आ रही है। जिस तरीके से पहले ये दावा किया जा रहा था कि भई खुद सम्राट चौधरी कह रहे थे कि मैं नीतीश कुमार के नक्शे कदम चलूँगा, उनके मार्गदर्शन में सारा काम होगा। लेकिन सरकार बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी की जो कार्यशैली है वो बदलती नजर आई। हालाँकि राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, उनको खुद को प्रूव करना है, खुद को संघ और बीजेपी की विचारधारा का व्यक्ति बताना है। यही वजह है कि उनकी कार्यशैली पूरी तरीके से बदल जाती है और धीरे-धीरे कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि उन पर तानाशाह होने का जो ठप्पा है वो लगने लगता है। यानी कि ये माना जा रहा है, जो विपक्ष बार-बार कह रहा है कि अब ये सरकार निरंकुश हो गई है। तो निरंकुश होने की वजह क्या कमजोर विपक्ष है? क्या विपक्ष ने भी अब ये मान लिया है कि सरकार का बहुत कुछ बिगाड़ पाने की स्थिति में हम हैं नहीं, इसलिए जब भी कोई बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सवाल करना होता है, गंभीर मुद्दे पर सरकार को घेरना होता है, तो विपक्ष कहीं नजर नहीं आता है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार मस्त है और विपक्ष पस्त है? इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुखजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और इस खास परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौड़ जी। स्वागत है दीपक जी। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि क्या वाकई सरकार मस्त है और विपक्ष पस्त है? जी सुरजीत जी, देखिए आपका स्लोगन जो है बहुत ही आकर्षक है। इसकी पहली लाइन कि सरकार मस्त वाले मोड में, तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूं, लेकिन आपकी जो दूसरी लाइन है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि विपक्ष पूरी तरह से पस्त है। अब देखिए, इस समय सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। सरकार आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा डीप में है। सरकार अपने अंदर के जो एनडीए का पूरा एक जो खांचा बना है उसमें कई लोगों की नाराजगी के चलते हालांकि ये बातें बाहर नहीं निकल कर आ रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ खटपट है जो चल रही है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हाँ, सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी भी कहीं ना कहीं अभी पशुपेश की स्थिति में है। सम्राट चौधरी बीजेपी की पसंद नहीं रही है, हम कई बार कह चुके हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सिफारिश पर एक बारी को बने हैं, उसमें बीजेपी को भी झुकना पड़ा। ये बात अब सर्वविदित होती आ रही है और सबके सामने कही भी जा रही है। सम्राट चौधरी को खुद को प्रूव करना है, इसलिए बहुत ज्यादा सरकार के अंदर उथल पुथल सी भी और बहुत ज्यादा एग्रेशन भी नजर आ रहा है, क्योंकि सबको प्रूव करना है। अब आपने बात कही कि सरकार मस्त है। मैं सरकार को मस्त इस तरह से कहूंगा कि आपका जो लिखा है वो आधा सच और आधा झूठ वाले उसमें उनमें नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है कि वो अर्ध सत्य तौर पे। उसमें है क्या कि सरकार के पास जो उनकी नीतियों को काउंटर करने वाला जो विपक्ष होता था, जो सदन में और सड़क पर मुखर तरीके से सरकार की उन फैसलों से जिनसे या तो विपक्ष को नाराजगी होती थी या वो आम जनता को प्रभावित करते थे, ऐसे मुद्दों को लेकर सड़क पर आती थी, विपक्ष में सदन में गिरती थी। लेकिन सदन में जो संख्या विपक्ष की है या सड़क पर जो स्थिति विपक्ष की है, वो मैं बिल्कुल उसे शून्य पा रहा हूं। लगातार कितने मुद्दे हो चुके हैं जिन मुद्दों को लेकर सरकार, माफ कीजिएगा, कि विपक्ष सरकार को बहुत बुरे तरीके से घेर सकती थी, लेकिन एक एक चूक जो सरकार सरकार में हुई है उसको लेकर विपक्ष सोया रहा। विपक्ष पूरी तरह से पस्त है। अब विपक्ष के पस्त होने के भी अपने कारण है। अगर हम विपक्ष के सियासी दलों की बात करें, तो अगर हम बात शुरुआत हम राजद से करें, तो राजद को देखिए, राजद इन दिनों प्रदेश के मुद्दों से ज्यादा अपने घर के मुद्दों को लेकर लगातार उलझा हुआ है। राबड़ी देवी का आवास वाला मामला हो गया, सुरक्षा का मुद्दा हो गया, उसके अलावा तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की जो फाइट चल रही है, जो जुबानी जंग चल रही है, उसका मुद्दा हो गया। तेज प्रताप के जो सियासी व्यंग जो बीच बीच में आते रहते, उसका मुद्दा हो गया। पार्टी के लोग राज्यसभा चुनावों में उम्मीदवार को ना चुने जाने के लेकर जो बयान देते हैं, उसका मुद्दा हो गया। और भी बहुत से बयान आ रहे हैं जिसको लेकर पार्टी अंदर ही अंदर से आपस में ही एक घमासान से जूझ रही है। उसे प्रदेश के मुद्दों से इस टाइम सरोकार नहीं रह गया है। प्रदेश मतलब लालू परिवार और लालू परिवार मतलब राजद, पूरा प्रदेश। कुछ ऐसा ही समानांतर व्यवस्था उन्होंने आपस में करते नजर आ रहे हैं। पार्टी का हर नेता जो है, अब वो ट्विटर पे तो बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर पार्टी उतरती हुई नजर आती है?
वो उस तरह से ग्राउंड पे जैसा पहले नजर आती थी। राजद पहले एक मजबूत विपक्ष के तौर पे नजर आता था, लेकिन आज क्या नजर आता है? वो अपने मुद्दों को लेकर भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे। लगातार रोहिणी आचार्य ये अपील अपने कार्यकर्ताओं से, राजद के कार्यकर्ताओं से कर रही है कि भाई लालू जी की सुरक्षा छीन ली गई, इनसे आवाज भी वापस लिया जा रहा है। कम से कम दिखाइए, लालू आवाज, राबड़ी आवाज पे आइए और दिखाइए कि हमारी सुरक्षा कौन लोग करेंगे। पर आप, अगर आपने उनके लालू आवाज के बाहर का अगर नजारा देखा होगा, तो वहां गिने चुने लोगों के अलावा सन्नाटा पसरा हुआ। जो अब तक लोग उनके यहाँ मिठाइयों के डब्बे और फूल लेकर और लगातार लालू जी से मिलने के लिए गुलदस्तों लेकर एक लाइन लगा के खड़े रहते थे, आज कोई पूछने वाला भी उस हिसाब से नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस, ये राजद की बात होगी। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस कांग्रेस का तो फिर F5 बटन दब गया है और राजेश राम एक बार फिर से कांग्रेस को बिहार में खड़ा करने, पार्टी को खड़े करने की जुगत में नजर आए। लगातार पिछली विधानसभा हार के बाद पार्टी में जो समीक्षा का बैठकें हुई, उसको लेकर चला। फिर यूथ कांग्रेस के जो चुनाव होने थे, उनको लेकर कवायदे चलती रह गई। फिर हर अब वो नेता बनाने की एक जो जुगत चल रही है, उस वाले एक अपने प्लान में चल रहे हैं, जिसको उन्होंने एक अलग ही नाम दिया है, नेता बनो नेता चुनो वाली एक उन्होंने एक नई कवायद शुरू की है। वो अपने जो अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको अब बता रहे हैं कि भाई आप 2000 लोगों को अपने साथी सारथी के तौर पे चुनेंगे। तो वो अपनी एक कवायद अब दोबारा से अपनी पार्टी को रिफॉर्म करने में उसमें ही खड़े हैं। तो बिहार के अभी मुद्दों से उनका सरोकार, बिहार सरकार के फैसलों से उनका सरोकार, बिहार सरकार बिहार को किस तरफ लेके जा रही है, इसको लेकर अगर उनका कोई अनुभव था बिहार सरकार कांग्रेस का, तो वो अपना साझा करते हुए नजर नहीं आ रही। तो कांग्रेस भी बिल्कुल शून्य में ही खड़ी हुई नजर आ रही। हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा जो अपने आप को 12 से 14% वोटों का सर्वे सर्वा कहता था, विकासशील इंसान पार्टी, उनका नेता मुकेश है। मुकेश सहनी जी इस समय बिहार से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के चक्कर ज्यादा लगा है। पिछले दिनों वो बेंगलुरु में थे और बेंगलुरु में अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए कहते हैं कि भाई देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है और हम चाहते, वो उस समय कहते भी कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आए कि अगर मैंने दिल्ली का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो मैं आज बिहार का मुख्यमंत्री होता। अरे साहब, आप बिहार की सड़कों पर तो नजर आइए, आप बिहार के मुद्दों पर तो बोलिए। अब आम आदमी आपकी इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप आइए, बिहार के मुद्दों पे खड़े होइए, बिहार की जनता के साथ खड़े होइए। अगर आप जैसे लोग एक अभी जो ये भोजपुर में जो पूरा कल परसों ये जो हंगामा चल रहा है बिहार की सियासत में, अगर ऐसे बच्चों के साथ खड़े होते, ऐसे युवा जोश के साथ खड़े होते, बिहार में बहुत से युवा नेता बन रहे हैं, पर वो युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं की सुनवाई तक नहीं है। मुकेश सहनी जी इन दिनों लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भी उनकी कहीं ना कहीं आगे कुछ रणनीति बनती नजर आ रही है। वो लगातार कभी संत कबीर नगर, कभी और दूसरे नजरों में वो अपना जो है दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी गए और वहां मांग करते हैं कि 2027 के जो चुनाव है, तब तक आपको निषाद समाज को आरक्षण दे देना होगा, नहीं तो निषाद समाज आपको वोट नहीं करेगा। अरे साहब, आपके कहने से अगर ऐसा होता तो आप भी कम से कम 2-4 सीटें तो जीत के कम से कम बिहार में आते, जहां आप अपना 14% का वर्चस्व कह रहे थे। बिहार में लेफ्ट पार्टियों की बात करिए, वो तो बिल्कुल जड़ मूल चेतन से बिल्कुल शांत बैठे हुए, शून्य में है। तो बिहार में विपक्ष कहां है? वो विपक्ष जो सरकार की नीतियों पे, गलत नीतियों पर सवाल उठाता था, बातें करता था, सड़क से लेकर संसद तक पे अपनी बात रखता था, वो विपक्ष पूरी तरह शून्य है। और अगर बात हाँ, करें अब सदन के अंदर के हाँ, सदन के अंदर के लोगों की, तो आप जदयू को देख लें, आप और दूसरों को देख लें। तो मेरा कहना ओवरऑल ये है कि विपक्ष पूरी तरह शून्य है। हाँ, सम्राट चौधरी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर बहुत सारे कुछ फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी पशुपेश की स्थिति सम्राट चौधरी के लिए। हाँ, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मुद्दे ढेर सारे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, लेकिन वो मुद्दों पे बहुत मुखर नजर नहीं आते हैं। मुद्दे, नीट छात्रा की मौत का मामला बड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से पप्पू यादव ने उठाया, जैसे वो निर्दलीय सांसद है। ये अलग बात है कि अभी जी राजेश राम से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस के वही नजर आते हैं। तो उन्होंने नीट छात्रा की मौत का मामला उठाया। फिर सड़कों पर टीआरई 4 को लेकर के लोग पहुंचते हैं, जम करके विरोध प्रदर्शन होता है।
तो युवाओं से जुड़ा ये जो 2-3 मुद्दा है, शिक्षकों की नौकरी को लेकर के मुद्दा उठता है, जम करके सड़क पे उतरते हैं लोग। तो ये तमाम मुद्दे तो बिल्कुल पके हुए आम की तरह विपक्ष की झोली में गिर चुके थे। लेकिन अब अगर जी कोई अपनी झोली में पड़े हुए आम को खाना ही ना चाहे तो जबरदस्ती तो कुछ की नहीं जा सकती। अब जो मैंने कहा कि भाई सरकार मस्त है, तो सरकार मस्त होने के पीछे जो सोच है वो ये है कि सरकार मस्ती में है, उनका उनका विरोध करने वाला कोई नहीं, बिल्कुल हाथी की तरह मस्त चाल वो चल रही है सरकार, और उसको पता है कि उसका कोई विरोध नहीं होगा और आराम से वो अपना काम कर रही है जो उसे करना है। सम्राट चौधरी हर दूसरे दिन कोई बड़ी घोषणा कर देते हैं। दिलीप कुमार जायसवाल हर दूसरे दिन 8-10 राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के निलंबन की सूची लेकर के आ जाते हैं। मिथिलेश तिवारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, साफ कह देते हैं कि भाई जो द्व्यर्थी गाने अश्लील गाने वो नहीं बचेंगे और इसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। जो विजय कुमार सिन्हा है वो अपने हिसाब से काम करते नजर आते हैं, कृषि से संबंधित तमाम चीजों को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। जो चिराग पासवान की पार्टी के जो संजय हैं वो अपने तरह से गन्ना उद्योग को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हर तरीके से कहीं भी किसी भी जगह पर विपक्ष का कोई हस्तक्षेप होता हुआ नजर नहीं आता है। शुरुआत में तेजस्वी यादव थोड़े से आक्रामक मूड में देखिए, हालांकि कहा कि चलो जी 3 महीने का टाइम दिया, उसके बाद हम मोर्चाबंदी करेंगे। 3 महीने का समय बीत गया, इसके बाद भी वो कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब करेंगे भी कैसे? भाई पहले अपनी पार्टी बचा ले। पार्टी के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही है, जिस तरीके से उन पर जयचंद के साथ रहने का आरोप लग रहा है, उनके भाई खुद लगा रहे हैं कि भाई उनके आसपास जयचंदों की फौज पड़ी हुई है। और अब ये भी सवाल शुरू हो गया, चर्चा शुरू हो गई है कि भाई क्या लालू यादव अब अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी से लेकर के दूसरे किसी को दे सकते हैं। इन तमाम चीजों पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, और जो आपने भी बताया कि भाई राबड़ी आवास को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, हर तरह की चीजों से ये घिरते चले जा रहे हैं तेजस्वी यादव। इस बीच में राहुल गांधी की भूमिका यहाँ पर बिल्कुल गौण नजर आती है। एक बार वो आते हैं यहाँ पे पद यात्रा करते हैं चुनाव के दौरान और संकल्प यात्रा करते हैं, भारी जनाधार साथ में जुड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से पिक्चर से आउट हो जाते हैं। कांग्रेस आज की तारीख में बिहार में हाशिए पर जा चुकी है। राजेश राम की कोई यहाँ पे भूमिका नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव जब बड़े मौके होते हैं तो वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। खुद शिवानंद तिवारी जैसे जो वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, वो साफ कहते नजर आते हैं कि भाई तेजस्वी यादव में नेतृत्व क्षमता नहीं है, वो नेतृत्व कर नहीं पाएंगे। तो पहले तो तेजस्वी यादव खुद को साबित कर लें, और दूसरी तरफ जब इतने प्रचंड बहुमत के साथ कोई सरकार बनी हो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं, वो कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, कभी कभी बहुत जोश आता है तो कुछ बोल जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी ठंडक नजर आती है उनकी पार्टी में। उनके कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है, सड़कों पर उतर कर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। यानी कि सरकार को घेरने की कोई भी कोशिश या तो ये कर नहीं रहे हैं या फिर ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको अभी अपने खुद के अंतर्द्वंद से जूझना पड़ रहा है। तो क्या ये जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे नीट छात्रा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, एनकाउंटर की बात हो, हाफ एनकाउंटर की बात हो, अ, और जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास, क्या ये मुद्दे उठाना नहीं चाहते या उठा नहीं पा रहे? देखिए सुधीर जी, आपने बिल्कुल बात सही बात रखी। आपने बोला कि ये मुद्दे उठाना नहीं चाहते या उठा नहीं पा रहे। तो मैं इसको इस तरह से भी लूंगा कि आप देखिए, राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास का मामला था। पहला नोटिस दिया जाता है, दूसरा नोटिस दिया जाता है, तीसरा नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद 15 दिन का जो समय दिया जाता है, जो 15वां दिन होता है, उस दिन राबड़ी देवी के यहाँ से एक लेटर जो है वो गृह भवन विभाग को जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जी अभी जो नया भवन है हम आवास खाली कर देंगे, लेकिन जो नया भवन है वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, हमें 1 महीने की मोहलत और चाहिए क्योंकि लालू जी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अब देखिए, अगर ये इन मुद्दों पर मुखर होकर सरकार के खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, अगर राजद इस तरह से एक्शन लेता हुआ नजर आएगा, तो उसका रेसिप्रोकल, उसका एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अगर राजद कोई एक्शन करती नजर आएगी तो उसका रिएक्शन ये नजर आएगा कि सरकार उन्हें मोहलत देने से मना कर, और बोलेगी ठीक है आप भी मुखर होके आइए और हम भी मुखर होके आते हैं, ठीक है मकान खाली कीजिए, जहां रहना वहां रहिए। आपको 3-3 नोटिस दे दिए थे, उसमें इनकी पार्टी की भी छवि खराब होगी, इनके परिवार की भी छवि खराब होगी। तो अमिकेबली आपस में अंडरस्टैंडिंग से मुझे ऐसा लगता है कि अपने निजी हितों को साधते हुए अभी ये हमला करने से बचते हुए नजर आ
अमूमन हम्म, ऐसा होता भी है। उनका व्यक्तिगत लॉस अगर ज्यादा हो जाएगा या व्यक्तिगत छवि पे डैमेज ज्यादा हो जाएगा, अगर आप इस चीज को एक इस तरह से सोच कर देखिए कि राबड़ी आवाज से लालू जी को और राबड़ी देवी को जबरन निकाल दिया जाए, तो ये छवि कैसी जाएगी? क्या सही में राजद ये चाहती है कि इस तरह का कोई मोमेंट हो, और इस तरह के मोमेंट होने से कहीं ना कहीं जो छवि है, जो इमोशनल कनेक्ट लोगों का दोबारा राजद से होगा वो बढ़ेगा? या सरकार ये दिखाएगी कि देखिए जी, अब जो सरकार आई है ये पूरी तरह से लोकतंत्र की सरकार है, यहां जो नेता है वीवीआईपी हैं उनका कोई नहीं, कानून से ये सरकार चलेगी, ये वीवीआईपीओ के कहने से और उनके स्टेटमेंट से सरकार नहीं चलेगी। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन खोने को किसके पास क्या है? खोने को यह हो जाएगा कि देखिए, जब लालू जी को खुद जो है उनको उनके घर से निकाल दिया गया और अब कानून से ही सारे काम होंगे, तो दूसरे लोग भी उस तरह से उसे माइंडसेट बनाते हुए नजर आएंगे, उनके पार्टी के नेता। तो ये छवि जो है राजद की ज्यादा खराब होगी। तो ऐसी स्थिति किसी भी तरह से ना आए, इसके लिए शायद राजद किसी भी मुद्दे को ना उठा ले। ये हमारा एक केवल हम्म, से मात्र है, हमारा एक कथन मात्र है कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा। तो हम ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल। अगर राजद जो है बहुत उग्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दे और हल्ला बोल कर दे और सड़कों पर उतारा है, तो जी बहुत सारे मामलों में अभी राजद का जो पूरा कुनबा है, जो परिवार है, जो लालू जी का परिवार है, ये बहुत से मामलों में घिरा हुआ है, उसमें भी चूड़ी कसती हुई नजर आनी शुरू। हम्म। और अगर अब चूड़ी यहाँ यहाँ कसती हुई नजर आ गई। हाँ जी। हाँ जी सुरजीत जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प सा पहलू ये है कि ये वही राजद है, ये वही तेजस्वी यादव है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इससे जस्ट पहले की बात, जब नई सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो ये बड़े मुखर नजर आए शुरू में। अपने चचा जान को घेरते हुए नजर आए कि वे चाचा हमारे, ये वो ताम झाम, हर तरह की बात आई। और नीतीश कुमार का जो नरम रवैया है वो भी नजर आया। उन्होंने पूरा कहा कि भाई ठीक है, आप बोल लो। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन जाते हैं, वैसे ही इनके सुर जो है वो, उसमें नरमी आ जाती है। वो खुल करके अब सरकार का विरोध नहीं करते हैं। तो क्या माना जाए, नीतीश सरकार वर्सेज अगर सम्राट सरकार को आंका जाए, तो क्या सम्राट सरकार के काम करने के रवैये के कारण अब इनका जोश ठंडा पड़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बात तो अब हम पहले भी कई बार बयान में अपना कह चुके हैं कि जो समाजवादी विचारधारा के तहत जो जदयू जिस तरह से काम करती थी, नीतीश कुमार जिस तरह से काम करते थे, वो लेट इट गो वाले उसमें रहते कि अरे चलिए देखेंगे, फिर देखते हैं, अब आगे दोबारा ना हो, चलिए देखते हैं। लेकिन ये जो नया मॉडल है सरकार का, ये जो काम करने के तरीके का, ये जो बीजेपी मॉडल है जिसे हम लगातार बुलडोजर सरकार कह रहे हैं, हम्म, ये मॉडल थोड़ा सा अलग हटके है। ये बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से एक्शन भी करता है। आप सरकारों के खिलाफ बहुत अगर मुखर होके बोलते हुए नजर आएंगे, तो आपके खिलाफ जो पुराने मामले हैं वो भी खुलते हुए नजर आ सकते हैं और उन पर कड़ाई हो भी सकती है। शायद यही कारण रहा हो कि जो इस समय खासकर तेजस्वी यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में भी उनका मामला जो चल ही रहा है, अध्ययन वाले मामले भी उनको उन पे आरोप हो ही रखे हैं, वो दिल्ली में अदालतों में उनकी पेशी हो ही रही है और लगातार कुछ और मामले भी हैं जिनको लेकर उन पर बहुत से सवालों के घेरे में वो आए हुए। तो ऐसे में अगर इस बार बहुत मुखर होके सम्राट चौधरी के लिए तेजस्वी यादव कुछ कहते हैं, और अगर तेजस्वी यादव ने अपने प्रो रवैये से सम्राट चौधरी पर अगर सॉरी तेजस्वी यादव पर कुछ एक्शन करना शुरू कर दिया, तो वो बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए बिल्कुल हम्म, सही बात है, पूर्व में नीतीश कुमार के लिए बहुत बातें कही कि चाचा हमारे जो हैं वो पलटू चाचा हैं और ऐसे चाचा हैं और वो हैं, इन चाचा ने ऐसा करा। चाचा भी बकायदा इनको बोलते रहे थे कि इन बच्चों के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार है, आगे बिहार की सियासत को ये संभालेंगे, हमारे दौर खत्म होने वाला है। इस तरह से वो जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ बैठते थे, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन अब बिल्कुल। पूरा जो सियासी घटनाक्रम है वो बदला हुआ है, जो पूरी तस्वीर जो है सियासत की वो बदली हुई है। अब सम्राट चौधरी, क्योंकि उन्हें अपने आप को भी बहुत एक 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 क्योंकि देखिए वो लगातार कह रहे हैं कि एक तरफ योगी बाबा है यूपी में और एक तरफ पश्चिम बंगाल में दादा है। आप इन दोनों नेताओं की वाणी को सुनिए,
उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत आक्रामक नेताओं के, बीजेपी के बहुत आक्रामक नेताओं में, फायर ब्रांड नेताओं में उनकी काउंट होती है। आप दूसरे नेता जो बॉर्डर से लग रहे हैं बिहार की, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को, उनको देख लीजिए। शुभेंदु अधिकारी का जो बोलने का, उनका कहने का जो से है, वो बहुत आक्रामक है। तो इस समय होड़ जो एक चल रही है, आप असम के देख लीजिए विश्व जी को, वो बिल्कुल आक्रामक है। आप महाराष्ट्र के जो सीएम हैं फडणवीस, आप उनको देख लीजिए। तो ये एक जो बीजेपी में जो सीएम्स का जो एक फायर ब्रांड वाला जो चेहरा कुछ नेताओं में बनता हुआ नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी भी उसी उसमें आ रहे हैं। उनका पूरा जो अपनी छवि बनाने का जो एक पूरा परसेप्शन चल रहा है, जो एक नैरेटिव वो गढ़ना चाह रहे हैं, वो उसी और अड़ना चाह रहे हैं। और तेजस्वी इस चीज को जानते हैं और इससे तेजस्वी बचना चाह रहे हैं। मैं ऐसा कहूंगा, तेजस्वी से बचना चाह रहे हैं, शायद इसलिए बोलने से कतरा रहे हैं, और सरकार के खिलाफ जो बहुत से मुद्दे बनते हैं, उन मुद्दों पर वो चुप्पी साधे बैठे। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि वह सरकार अपने हिसाब से अपना राजकाज जो है वो चला रही है, और विपक्ष को जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, जिस तरीके से उन्हें अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी सरकार, तो वो अंकुश लगाता हुआ विपक्ष अभी वर्तमान विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो निरंकुश होने की शुरुआत इन्हीं चीजों से होती है। लेकिन फिलहाल जिम्मेदारी भी है सम्राट सरकार पर, और ऐसा नहीं है कि जो सम्राट चाहेंगे वो हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व भी है, वो भी नजर रखता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि विपक्ष की अगर बड़ी कोई भूमिका होती है तो हो सकता है कि सरकार भी कुछ जगहों पर कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचे। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सुजीत जी।